ठीक है, क्या क्वेश्चन है सुनो भाई, यहाँ पे 18 पढ़ लो जरा अच्छे से। क्या लिखा है? अ क्यूब हैज न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, हाँ तो बोले उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। तो हमारे पास क्या है, एक हाँ क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से खुद से और सोचो इसका मीनिंग क्या। मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं खाली क्वेश्चन का मीनिंग पूछ रहा हूँ आपसे। चलो रेडी, एवरीवन हियर, देखो चलो सुनो। तो क्या लिखा है, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल है। तो यार वॉल्यूम, अब सुनो एवरीवन, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का हाँ, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना वी, वो होता है ए क्यूब। मान लो ये आपका क्यूब है और इसका साइड है मान लो ए। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। या आप अगर मान लो वॉल्यूम को अपने साइड को नाम दिया एल, तो क्यूब के वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम लोग, एल क्यूब। वो अपने ऊपर है, आप ए नाम दे दो या एल नाम दे दो, ठीक है, कंसेप्ट तो वही रहेगा। ठीक है, अच्छा अभी सिमिलरली ये तो होगा क्यूब का वॉल्यूम। अब क्यूब का जो, अब क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। आप चाहो तो 6l² भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दो बातें हमको क्यूब के बारे में पता होना चाहिए, एक क्यूब का वॉल्यूम क्या है, दूसरा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, फाइन एवरीवन। तो अगर ये दो बातें हमको मालूम है तो हमको आखिरी में पूछा क्या है, तो बोले ऐसे क्यूब का कितना होगा बताओ। ओके, ऐसा क्यूब जिसका वॉल्यूम और जिसका सरफेस एरिया इक्वल है, उसका वॉल्यूम कितना होगा वो बताओ। सब इधर सुनो, अब इधर सुनो, इधर 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 सुनो। तो हमने क्या किया, हमने पहले क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला बना लिया, फिर सरफेस एरिया कहा गया था उसका वॉल्यूम बना लिए, है ना। और अब हमने क्या किया एवरीवन, सुनो ध्यान से। हमने लिखा सिंस वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस एरिया, वॉल्यूम इक्वल टू, तो क्या हम बोल सकते हैं एवरीवन एल क्यूब इज इक्वल टू 6l², है ना भाई। उसका आंसर एल क्यूब था, इसका आंसर 6l² था। ओके, अगर हमने ऐसा लिखा तो इससे क्या होगा भैया, l² क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमको मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, l इक्वल टू 6। क्या मिला हमको। अच्छा, अब हमसे अल्टीमेटली क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या था, एल क्यूब। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अगर एल क्यूब है यानी 6 का क्यूब, तो बताओ 6 × 6 × 6 कितना होता है, 216। तो भैया ये 216 हमारा, देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एवरीवन। ओके, हाँ बताऊँ। ओके, तो भाई सीन क्या है कि हमारे पास एक क्यूब है, क्या है, ओके। क्यूब कैसा दिखता है सर, सब इधर इधर आवाज़ नहीं चाहिए बिल्कुल। क्यूब कैसे दिखता है, एग्जाम्पल के तौर पर अपने दिमाग में लूडो खेलते हैं हम लोग, लूडो, सांप सीढ़ी लूडो। ओके, उसमें पता है एक डाइस होता है, बस वो क्यूब है, वो क्यूब है। और आजकल तो आपको पता है ना वो रूबिक्स क्यूब भी होता है ना। तो क्यूब समझ में आ गया अपने। पहले क्यूब के बारे में दो बातें बताई गई थी यहाँ पे, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अगर आपने एक साइड को एल लिया है, क्यूब के एक साइड को आपने एल माना है, क्या माना है, और से बोला है, तो उसका वॉल्यूम होगा एल क्यूब। और जरूरी नहीं है एल लेना, मैंने थोड़ी देर पहले ए लिया था, वो तो मैं खुद आपको ये समझाना चाह रहा हूँ भाई, कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने ए भी ले लिया, एल भी लिया, आप कुछ भी लो, आप एक्स ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पहले हमने वॉल्यूम लिख दिया, तो वॉल्यूम कितना था भैया, एल क्यूब। उसके बाद है ना उसका टोटल सरफेस एरिया बोला गया। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6l², 6 × साइड स्क्वायर या 6l², वो भी हमने लिख दिया, है ना। ये दो बातें क्वेश्चन में बोली गई थी तो हमने लिख दिया। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया था कि दोनों इक्वल है, दोनों चेक कर लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल है। और इसीलिए हम लोग ने ये स्टेप लिखा भैया, वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस एरिया। हमने नहीं लाया घर से भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हमने लिया, वरना हमको क्या था। तो हमने वॉल्यूम लिख दिया इतना, 6 सरफेस एरिया लिख दिया इतना, वगैरह सॉल्व करके इतना आ गया भाई, एल इक्वल टू 6। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनो इधर।
अब हमको एल मिल गया 6, है ना। अब हमारे क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया था साइड निकालो या लेंथ निकालो, ये नहीं बोला गया था। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्या निकालो। लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमारे पास है। क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला, एल क्यू। सर तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था तो सर पहले क्यों नहीं निकाले थे अपने वॉल्यूम। अरे तभी हमारे पास एल का वैल्यू नहीं था, अभी हमारे पास एल का। अब हमारे पास एल का वैल्यू है, समझे ना एवरेन। अरे निकालने को तो तभी निकाल सकते थे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एल क्यूब करके, लेकिन एल का भी अपने पास आ चुका है वॉल्यूम। अब हमने भैया जो वॉल्यूम का फॉर्मूला दोबारा लिखा एल क्यूब, लेकिन इस बार एल का वैल्यू है अपने पास कितना 6, 6 का क्यूब कितना था 216, खत्म। ठीक है एवरीवन, ओके चलो नोट कर लो भाई, सोचने का एवरीवन। तो भाई 19 क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है एवरीवन। वेवलेंथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज दिस मच मीटर। अब बोला गया उसी को, अब सारे ऑप्शन किस में दिया हुए, माइक्रॉन्स। ओके एवरीवन, तो मैंने कल आपको एकदम पूरा टेबल बताया था, याद है ना। उसमें कहीं तो नाम था माइक्रो, याद है। ओके तो सुनो, और मैंने आपसे कहा था मीटर से माइक्रोमीटर, मैंने आपको ये सिंबल भी बताया था। मीटर से माइक्रोमीटर पे कैसे जाने का, इनटू 10⁻⁻⁶। याद रखना, ये कल भी मैं बता चुका हूँ। मीटर से माइक्रोमीटर पे जाना है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। बोलो जोर से बोलो यार। सर कभी अगर यहां से रिटर्न आना है तो 10⁻⁻6। फिलहाल हमको मीटर से माइक्रोमीटर पे जाना है ना। तो जो भी हमारा नंबर है वो नंबर क्या भैया, 6 के डेसिमल के पहले कितने लोगे, 1 2 3 4 5। यानी क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6 × 10⁻⁻5 मीटर है वो, बराबर ना। ओके, लेकिन अपने को मीटर से कहाँ जाना है, तो क्या कहा था मैंने, क्या करना है, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकेंड, मीटर से माइक्रोमीटर पे जाना है ना। मीटर से माइक्रोमीटर पे 10⁻+6, माइक्रोमीटर से मीटर पे 10⁻⁻6। बड़े से छोटे पे जाने के लिए प्लस और छोटे से बड़े पे आने के लिए माइनस। ओके, तो अपने को मीटर से कहाँ जाना है, माइक्रो पे, तो इंटू 10⁻+6। ठीक है, बड़े से छोटे, जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना एवरेन, ग्राम से किलोग्राम पे जाना है, छोटे से बड़े पे तो 10⁻⁻3। किलोग्राम से ग्राम पे आना है तो 10⁻, वैसे ही बड़े से छोटे पे आना है तो प्लस, छोटे से बड़े पे जाना है तो माइनस, सेम लॉजिक। अच्छा तो भैया ये +6 और ये -5 है। हाँ याद रखना, ये क्या है आपका माइक्रोमीटर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माइक्रॉन्स। अच्छा अभी सुनो, ये 10⁻+6 से 10⁻⁻5, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ +6 -5 यानी 10⁻1। ओके, तो 10⁻1 माइक्रोमीटर, 6 × 10⁻1 मतलब सीधे सीधे एवरेन 60 बोल सकता हूँ क्या। ओके, तो 60 माइक्रोमीटर, जिसको बोल सकते हैं हम लोग 60 माइक्रॉन। तो 60 माइक्रॉन कहीं लिखा है क्या, हाँ सर यहाँ लिखा हुआ है 60 माइक्रॉन। सर ये क्यों नहीं हो सकता, 6 है, ये क्यों नहीं हो सकता 600 है, ये क्यों नहीं हो सकता है, यही सही है। बात समझ में एवरीवन। तो भैया एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कन्वर्जन। क्या कि भाई आप चीजों को कन्वर्ट कैसे करते हो, माइक्रोमीटर से मीटर पे कैसे जाने का या मीटर से माइक्रोमीटर पे कैसे जाने का, ये वो वाले आइडिया पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक चीज दी गई है मीटर में, अब वो कोई भी चीज से हो सकती है। इस बार उसको बोला गया है भैया ये क्या है, वेवलेंथ है, अगली बार कुछ और नाम दे देंगे, अगली बार कुछ और नाम दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मीटर में। और हमको जो सारे ऑप्शन दिए गए ना, वो सारे ऑप्शन, अरे बोलो ना, इधर बैठो, ऐसा नहीं बैठने का है ना। सेकंड बेंच पे आ जाओ जल्दी से, क्विक, दूर बैठो एक दूसरे से। सुना आपने, हमको कहाँ से कहाँ जाना था, मीटर से माइक्रोमीटर। हालांकि यहाँ पे माइक्रोमीटर नहीं लिखा हुआ है, माइक्रॉन लिखा हुआ है, मतलब वो ये, लेकिन सुना मीनिंग वही है। चलो खैर, तो मीटर से जा रहे हैं हम लोग माइक्रोमीटर। तो मैंने आपको बताया भैया मीटर से अगर माइक्रोमीटर पे जाना है तो कैसे आने का, इंटू 10⁻+6, रिटर्न आना है तो 10⁻, ये तो भैया हमको मीटर से माइक्रोमीटर पे जाना था 10⁻+।
6 और -5 हो गया 1, 6 इंटू 10⁻1 यानी 60 माइक्रोमीटर यानी 60 माइक्रोन है अपने पास। बस वही अपना आंसर है। चलो नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो सुनो 21 लिखा, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। बोले इनमें से किसको लेके हम टेम्परेचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, पहले ऑप्शन में लेंथ मास दिया, सेकंड ऑप्शन में मास टाइम दिया, थर्ड ऑप्शन में लेंथ मास टाइम दिया, फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया। एवरीवन सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या बोला गया है, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक सेकेंड, लेकिन हमको जहां तक पता है टेम्परेचर तो खुद, अरे हाँ टेम्परेचर तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल है ना। तो फंडामेंटल वो होता है जिसको किसी और की, तो भैया इस बंदे को, ये बंदा खुद फंडामेंटल है तो इसको लेंथ ना मास ना टाइम किसी की जरूरत, तो भैया किसी की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, समझे इसका लॉजिक एवरीवन। ओके, इस आंसर में कहीं तो लिख लेना ऐसा कि भैया टेम्परेचर जो है खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है। कल को ऐसा ही कोई और नाम आ जाएगा जो फंडामेंटल क्वांटिटी का, और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो सुनो यहां पे एवरीबडी हियर, क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ वुड, ये वुड जरूर नहीं कोई भी चीज हो सकती है, डेंसिटी दिया हुआ इतना, कितना दिया सब बोलो, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर सीसी, सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। लेकिन ये जो है ना, ये किस में बोले लिखा है, यही वैल्यू कितनी होगी एमकेएस में। बस आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि डेंसिटी में अगर सीजीएस का ये यूनिट है तो उसी डेंसिटी में एमकेएस का क्या होगा। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, जानबूझ के उन्होंने दिया नहीं है। डेंसिटी जो होती है ना एवरीवन एमकेएस में, वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होता है, कॉमन सेंस लगाओ ना, यहाँ पे क्या है ग्राम, तो आप सोचो ना सीजीएस में अगर ग्राम है तो एमकेएस में किलोग्राम होगा, बराबर। सीजीएस में अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो एमकेएस में, कॉमन सेंस वाली बात है ना आपने एवरीवन। अब रहा सवाल कि सर यहां से वहां कैसे जाने का भी, तो अब यार एक तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहां से वहां जाने का एक सिंपल लॉजिक है। ओके चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन अपने को पूरा करना नहीं है, ये तो मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ इसलिए आपको पूरा करके बता दो। देखो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब से कहाँ जाना है, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो सोचो ग्राम से कहाँ जाना है, किलोग्राम। अब ग्राम से किलोग्राम पे कैसे जाते हैं हम लोग, 10⁻⁻3। भाई ये सब याद रहना चाहिए। अच्छा सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाने का, सेंटीमीटर से मीटर में 10⁻², लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा, सही है। ओके चलो ये हो गया 10⁻³ ऊपर, और नीचे कौन है भैया 10⁻⁻6। अब आप ही सोचो अगर ये 10⁻⁻3 ये 10⁻⁻6 ऊपर आ गया तो क्या होगा 10⁻+6, बराबर। अब ये -3 और +6 यानी कितना हो गया भैया 10⁻3। इसका मतलब ये है अगर कभी भी हमें यहां से, कहां से, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से जाना है, कहां पे यार, कहां से कहां जाना है बोलो, एक सेकेंड आँख खोलो, दुनिया देखो बराबर, कुछ भी बड़बड़ मत करो, पढ़ो बराबर। एक तो पढ़ता ही नहीं है, बेकार पढ़ता है एकदम। फिर से पढ़ो एक साथ, नहीं होगा तुमसे, जाने तो छोड़ो। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, हाँ से कहाँ जाना है अपने को, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बोलो बोलो, हाँ। तो कहां से कहां जाना है आप बताइए, तो शॉर्टकट क्या उसका, कैसे जाने का, इनटू, हाँ याद रखना अभी अगर यहां से यहां जाना है तो इंटू 10⁻+3, कभी अगर रिटर्न आना है तो इंटू 10⁻, हमको तो खैर यहां से यहां जाना है, ठीक है। चलो सुनो अभी ध्यान एवरीबॉडी हियर, तो कितना था वो 0.5, कितना था, तो 0.5 को
जो कि था ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में, वहां से जाना है केजी पर मीटर क्यूब में। क्या करना है बोले, क्या करना चाहिए, इंटू 10⁻⁻3। अब 0.5 का मतलब होता है 5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻+3। अब आप ही बताओ, -1 और +3 क्या हो गया, +2 बराबर। अब 5 इंटू 10⁻+2 +2 मतलब 2 0, यानी कितना हो गया 500। तो हमारे पास ऑप्शन में कहीं पे आ गया भाई, यही है ना। ओके, ये 500 है नहीं अपने पास ऑप्शन में। तो अच्छा मैं इधर देख रहा हूँ, इधर है भाई। ओके, ये वाला नहीं, मैं सोच रहा हूँ इतना ही ऑप्शन है अपने पास, मैं इधर आ गया। ओके, ये वाला। ओके, मैं बोर्ड के एकदम नजदीक हूँ ना। ओके, तो ये है ना, ऐसे जाना। ठीक है, बात समझ में आई फ्रेंड। तो ये कहानी देखो, अभी शॉर्ट में अभी अभी पूरा पूरा हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब याद रखना, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब से कहाँ जाना था। हाँ, अभी एक चीज देखो, क्वेश्चन बनाने वाले ना आपको खाली ये बोल दिया भैया ये सीजीएस है, इसके एमकेएस में चले जाओ। सुना आपने, क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको ये नहीं बताया कि इसका एमकेएस यूनिट क्या होता है ना। तो ये बात आपसे एक्सपेक्टेड है कि भाई आपको इसका एमकेएस यूनिट मालूम है। सर मेरे को नहीं मालूम है, तुम कुछ नहीं कर सकते कोई, तो तुमको पता होना चाहिए। हालांकि कभी कभी हो सकता है शायद ये सीजीएस यूनिट भी नहीं दे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का सीजीएस क्या और डेंसिटी का एमकेएस क्या है। तो वो कन्वर्जन आना चाहिए आपको। कल को खाली ये वाला पार्ट हटा देंगे, बाकी का सब दे देंगे, बोले ये 0.5 है तो इसका एमकेएस कितना होगा। अब वो आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस ऑफ डेंसिटीज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसका एमकेएस होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। बाकी क्या, बाकी सिर्फ कन्वर्जन का खेल था। ठीक है, फाइन एवरीवन, आंसर हमारा सिर्फ इतना ही है। इसको 10⁻+3 किया और आंसर आ गया, बस इतना ही है। ये तो खाली मैं आपको समझा रहा था कि भाई यहां से वहां गए कैसे हम, ये तो एक्सप्लेनेशन है, आंसर खाली उतना ही है। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो रेडी एवरीवन, हियर सुनो भाई ध्यान से। सरफेस टेंशन नाम एवरीवन, ये जो नाम है ना सरफेस टेंशन, कल भी आया था एवरीवन, कल भी आया था। और अगर आपको याद है, और जो कि याद होना चाहिए क्योंकि कल आपने किया है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, तो बताओ भाई हमको निकालना है क्या। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर कहीं लिखा है क्या भैया, खत्म। इतना इजी था। मतलब सुनो सुनो सुनो, इसके लिए इजी होगा जिसको इसका पता है। हाँ, तो फॉर्मूला पता है, समझ रहे हो। अब मुझे फॉर्मूला नहीं पता, मुझे सरफेस टेंशन मेरे को पता ही नहीं क्या है, नहीं मेरे को उसका फॉर्मूला पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, सुन लो यहाँ पे बातचीत पहले है। मुझे ये पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मुझे ये पता है लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मुझे ये सब पता है। मुझे यही नहीं पता है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ होता है, या सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। मुझे यही नहीं पता, तो मैं ये सम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भैया, इसीलिए आपको ना पूरे टेबल वेबल दिए गए और मैंने कहा था याद करना उसको। ठीक है फाइन, चलो लिख लो, सिंपल एकदम। चलो रेडी एवरीवन हियर। इसका यूनिट पूछा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L=φ/I। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। फाई क्या होता है सर, फाई होता है इंडक्टेंस और आई होता है करंट। ओके, फाई होता है इंडक्टेंस और आई होता है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है वेबर और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। मैंने कहा इंडक्टेंस का यूनिट होता है वेबर, क्या बोलो, और करंट का यूनिट होता है, लेकिन क्या हुआ पता है, आपको पूछा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, वेबर अपॉन एम्पियर या वेबर पर यूनिट एम्पियर, लेकिन वो ऑप्शन है ही नहीं। सर वेबर है सर, अरे अपॉन में नहीं है, क्यों मालूम, नो
क्योंकि एवरेन वेबर अपॉन एम्पियर को बाद में नाम दिया गया था हेनरी। और आपको पता ना कई बार फिजिक्स में ऐसा होता है एवरेन, यूनिट्स को साइंटिस्ट के नाम दिए जाते हैं। यहाँ पे वही हुआ, वेबर अपॉन एम्पियर था, हालांकि वेबर भी साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन बाद में वेबर अपॉन एम्पियर को एक नाम दिया गया हेनरी। क्या नाम दिया गया? और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके एक ऑप्शन में हेनरी लिखा हुआ है। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ओके, तो यहाँ पे इस बार है ना यूनिट पूछा था किसका? देखो मेरी बात सुनो, हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड वगैरह करके, उसमें ये सब बातें आने वाली है। ओके, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको उसका एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि देखो सेल्फ इंडक्टेंस करके एक कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें उसका फॉर्मूला होगा पाई इंडक्टेंस अपॉन आई करंट, पाई इंडक्टेंस अपॉन आई उसका करंट। ठीक है, एक्चुअली इसको फाई को टू बी मोर करेक्ट इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते। ओके, ये नाम मत लो, मैग्नेटिक फ्लक्स नाम, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, तो फाई कौन है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, आई कौन है भैया? करंट। खाली नाम याद रखना। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना एवरेन, उसका यूनिट है वेबर, और करंट का यूनिट आपको शायद पता होगा एम्पियर होता है। ओके, 5 एम्पियर 2 एम्पियर आपने सुना होगा ये सब नाम। ठीक है, फाइन, लेकिन क्या है अभी एक्चुअली उसका यूनिट क्या होगा? वेबर पर एम्पियर या वेबर पर यूनिट, लेकिन इसको बाद में नाम दिया गया था हेनरी। अब क्या है, स्टूडेंट को ये मालूम है कि हाँ ये तो वेबर अपॉन एम्पियर है, और ऑप्शन में वेबर दिया भी है लेकिन अपॉन एम्पियर नहीं दिया है, तो स्टूडेंट फंस जाएगा। तो इसलिए याद रखना वेबर पर एम्पियर को हमने बाद में क्या नाम दिया था? हेनरी। हेनरी ऑप्शन में, नोट कर लो इसको। हम लोग ये चैप्टर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे एवरेन, बहुत डिटेल में। चलो सुनो, अभी 33 में क्या कहानी है? एवरीवन ईयर लिखा है हेनरी पर ओहम कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस या कैन बी एक्सप्रेस एज व्हाट? हेनरी पर ओहम को हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं? ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ओके, अभी अभी देखे थे हमने हेनरी किसका यूनिट था, याद है? ओके, और सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल क्या लिया था मैंने? देखो जाके, सेल्फ इंडक्टेंस को क्या सिंबल लिया था मैंने? एल। एल लिया था रे बाप। आई तो मैग्नेटिक फ्लक्स था, ये एल था। और ओहम क्या होता है बोले? ओहम किसका यूनिट है? वेरी गुड, रेजिस्टेंस। यानी ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला पता है? इसका यूनिट है एल अपॉन आर। किसका है? बोलो जोर से। और अब ये बात याद रखना फिर से, ये दोनों कॉन्सेप्ट ना अपन एक ही चैप्टर में पढ़ने वाले बाद में। ओके, एल अपॉन आर सुनो एक कांस्टेंट है, खाली ये बात अभी याद रखना। अभी हम लोग पहले चैप्टर में, जबकि ये कहानी आगे आने वाले चैप्टर से ली गई है। अब क्या एंट्रेंस में ऐसे होता है, वहां पे चैप्टर्स का कोई लिमिट नहीं होता कि नहीं ये क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अब पूछा क्या है? यूनिट, तो यूनिट तो इसी चैप्टर का है, लेकिन वो जो नाम है ना, वो नाम हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एल क्या है, आर क्या है, फाई क्या है, वो सब आगे आने वाला है। क्या है सुनो, तो एल अपॉन आर क्या है एक, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ सुनो, एल अपॉन आर ये टाइप का कांस्टेंट है। कौन से टाइप का कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट। सब बोलो भाई, बोलो जरा। तो ये मेरी बात याद रखना एवरीवन, एग्जाम में आ चुका है एवरीवन ये पहले भी, तो याद रखना एल अपॉन आर। कैसे मालूम पड़ा सर एल अपॉन आर है? अरे हेनरी लिखा है, हेनरी किसका यूनिट है? एल का। और आर सॉरी ओहम, ओहम क्या है भैया? रेजिस्टेंस का यूनिट है, यानी आर का, यानी एल अपॉन आर हो गया। और एल अपॉन आर के बारे में हमने क्या कहा? कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट है? और कौन सा कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है। तो आप ही बताओ अगर ये टाइम कांस्टेंट है तो इसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो ये हो गए, सिंपल सी बात। चलो लिख लो, ठीक है। चलो सुनो, ओके। चलो एवरीवन, मेन तो मेरे को ये कराना, लेकिन रास्ते में है तो मैं ये भी बता देता हूँ क्या लिखा है। ऐसा यूनिट ऑफ, चलो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? यानी बड़ी मोमेंटम का फॉर्मूला, वैसे मोमेंटम का सिंबल कोई बताएगा क्या रहता है? पी। चलो एक मैंने बता दिया, सिंबल क्या होता है? फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सब बोलो, पूरा बोलो जोर से, फास्ट। तो हो गया, अब क्या बात है, कहानी खत्म।
मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, है ना? तो केजी मीटर पर सेकेंड, क्या यही राइट है? और कहीं लिखा है केजी मीटर पर सेकेंड? नहीं ना, तो यही राइट है। सिंपल एकदम एवरीवन। ओके चलो। अच्छा, अभी इसके साथ साथ में ये भी कराया था, रुको ये भी कराया था। क्या लिखा मालूम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन दिस इक्वेशन। बोले एक पार्टिकल है, ओके, कोई भी एक पार्टिकल है जो भाग रही है, उसकी वेलोसिटी है ना इस इक्वेशन पे डिपेंड करती है। उसमें से ये जो v है ना, v वेलोसिटी, उसका यूनिट दिया है। तो फिर बोले अगर इसका मीटर पर सेकेंड है तो जो बाजू में एक और बंदा है ना a, उसका यूनिट ये पूछा। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, क्या बोला गया? कहानी सुन लो भाई बराबर। ओके कि भाई ये आपके वेलोसिटी का एक पार्टिकल है जिसके वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, या वेलोसिटी इस इक्वेशन पे डिपेंड करती है। उसमें से ये जो v है ना, v कौन सा v? वेलोसिटी, उसका यूनिट है। तो बोले a का यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो सुनो 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 सुनो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने ना स्टेट बोर्ड के लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था यूनिट्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऐसा कुछ नाम याद होगा आपको। ओके, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब उसका मीनिंग तो किसी को याद नहीं होगा, नाम ही मुश्किल से याद है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि भाई देखो, कितने भी लोग हो, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे तो एक दो और तीन बंदे टोटल है ना। ओके भाई, अगर इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है ना, तो इनमें से किसी का भी यूनिट ले लो, वो मीटर पर। हमसे किसका पूछा गया है? तो ए का भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का लॉ या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला आइडिया यूज किया। हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, कुछ कैलकुलेशन किया क्या? नहीं। हमको बोला गया भैया इसका यूनिट अगर इतना है तो इसका कितना होगा, हमने वो लॉ याद किया, हमने वो लॉ को याद किया। वो लॉ कहता था कि भैया इसका हो या इसका हो या इसका हो या इसका हो, सबका यूनिट एक ही होना चाहिए, है ना। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल। लॉ का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ की कहानी, लॉ का कंसेप्ट वो याद रखना इंपॉर्टेंट। वो लॉ कहता क्या है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। लॉ का नाम किसी ने पूछा नहीं है। अब मैंने जो नाम बताया नाम याद भी मत रखो चलेगा, लेकिन उसकी कहानी ये है कि भैया अगर एक बंदे का यूनिट मालूम पड़ गया तो इनमें से सबका यूनिट हमको मालूम पड़ गया, क्योंकि सबके यूनिट से यही वो लॉ कहता है ना। तो अगर इसका मीटर पर सेकेंड है तो बाकी लोग ऐसे कैलकुलेट करते नहीं, सर इसका इतना तो भाई इसका नहीं, कुछ नहीं। अगर इसका मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी। ओके, तो अपने को देखना पड़ेगा ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड है क्या। देखो भैया ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड है क्या? है, पहले ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो आप लिखते वक्त ऐसा लिखोगे, लेकिन लिखते वक्त ना आप ऐसा लिखोगे कि भाई कैसे आंसर है इसका, क्यों आंसर। आप अपने समझने वाले लैंग्वेज में लिखना, खुद के इंग्लिश हिंदी जो भी लिखते हो आप। ओके कि भाई अगर इसका मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि ऐसा एक लॉ है जो कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसका नाम है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके चलो एवरीबॉडी हियर, चलो भाई सुनो। तो 50th क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो भाई एवरीवन हियर। ये क्वेश्चन कहता है अगर U1 और U2 यूनिट्स हैं और N1 और N2, तो इनमें से कौन सी कहानी राइट है? सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन हियर। तो सबसे पहले ये है क्या चीज, देखो हमने सुना है जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो कैसा लिखेंगे 10 बराबर। तो उसमें से ये 10 क्या है, ये है आपका, और ये सेंटीमीटर क्या है, ये है आपका। तो जब भी हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, किसको लिखते हैं बोलो, तो उसको ऐसे ही लिखते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर हम लोग लिखते हैं उसका यूनिट। तो याद रखना कोई भी फिजिकल, पी यानी फिजिकल क्वांटिटी, हाँ शॉर्ट में, तो हम उसको ऐसे ही लिखते हैं NU, N यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। लिखा है ना यहाँ पे, 3 बार बोला भी गया ना न्यूमेरिकल
वैल्यू। टीचर चिल्ला चिल्ला के न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, 10वीं बार पूछेंगे कौन है, बोले नंबर है, बोले वो ओके। यू कौन है अपना, यू भी न्यूमेरिकल वैल्यू। एक बार पसंद आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू तो सब न्यूमेरिकल वैल्यू। अबे यू यूनिट है ना एवरीवन। ओके, तो फिर एक बार पूछता हूं, पी कौन, एन कौन, यू कौन। हाँ अब ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, 10 किलोग्राम, 5 सेकेंड्स, ऐसे ही बोलते हैं ना। पहले नंबर बोलते फिर उसका यूनिट बोलते, उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते। तो अब मेरी एक बात सुनो 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 सुनो, सिंपल सी बात है। अगर मान लो, ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, ये मान लो एक कांस्टेंट है, क्या है, तो यानी हमको मालूम पड़ गया कि कांस्टेंट इक्वल टू एन इंटू यू है, या तो एन इंटू यू इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अब मेरी एक बात सुनो सुनो, किसी ने आपसे कहा ए इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ पता है, ए इज इक्वल टू के अपॉन बी, बी को वहां लेके गए। ओके, अगर आपने के को हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू की साइन हट जाएगी और कौन सी साइन आ जाएगी, प्रोपोर्शनल। सुनो भाई, तुमको मैथ्स का बेसिक्स बता रहा हूं मैं, सुनो। किसी ने आपसे कहा ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब हो गया बी को वहां लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, ए इक्वल टू के अपॉन बी, बराबर। यहां पे इक्वल टू साइन है ना, तो इसीलिए क्योंकि वहां पे कांस्टेंट, जैसे आपने वो हटा दिया ना, इक्वल टू साइन हटके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी। और तब आप इसको लिख पड़ेंगे ऐसा, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तब बोलो, हाँ 1 अपॉन बी नहीं, बी। जब आपने इनवर्स बोल दिया ना, 1 अपॉन उसमें आ गया, तो अलग से बोलने की जरूरत, ए पढ़ो सब लोग, ऐसा पढ़ेंगे। अब इसको है ना याद रखना, कभी भी अगर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है तो हम ऐसा लिखते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। अगर A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, इफ A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, तो हम कैसा लिख सकते हैं, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B2 अपॉन B। कभी अगर ऐसा हो गया ना सर, कभी ऐसा हो गया A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो हम ऐसा लिखते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। कुछ फर्क है क्या सर, दोनों सेम ही तो है सर। अरे नहीं भाई, सेम नहीं है। क्यों सर, अरे यहाँ 1 और 2 है, जबकि यहाँ पे हाँ, और इधर 1 2, इधर भी 1। तो डायरेक्ट में क्या होता भैया, 1 2 1 2, और इनवर्स में क्या होता, 1 2 2 1। ठीक है, तो याद रखना, इफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, सब बोलो, देन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B2 अपॉन, जबकि इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, देन A1 अपॉन A2 इक्वल टू, बात समझ में आई ये बात है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, मतलब सेम यही कहानी है। कम ऑन, a इंटू बी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब n इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन यू, है ना। अगर कांस्टेंट हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा भैया, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी n1 अपॉन n2 इक्वल टू u2 अपॉन। और अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, सर क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि आपके आंसर है ना इस फॉर्म में नहीं है, बताता हूं। जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, n1 इंटू u1, बोलो 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 क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, ठीक है भाई। अभी ना एक बात बताओ रे, अभी ना शुरू में है इसलिए तुमको इतना सब मैं बता रहा हूं, बाद में एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आपने सही में जेन्युइनली ऑनेस्टली जो भी मैंने बोला किया, जैसा जैसा मैंने बोला वैसी मेहनत किया ना एवरीवन, आप खाली यही स्टेप से मेरे को बता दोगे सर यही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे n इंटू यू आपका कांस्टेंट है ना, तो यही आएगा n1 u1 n2 u2, यही आएगा। ये ओके, मतलब ये सिर्फ अभी शुरुआत है, इसलिए
स्टेप वाइज। बाद में क्या था, जब आदत पड़ जाती तो बीच के अनवांटेड स्टेप्स हटा देते हो आप, अरे यार ये तो मालूम है ना यार। अभी जब आप लोग, एक वक्त था यूरियन, आप लोग ऐसे उंगली पकड़ के पेरेंट्स लेके जाते थे स्कूल तक, है ना। आज किसके पेरेंट आए थे उंगली पकड़ के छोड़ने के लिए, है ना। अगर मान लो अयूब के पेरेंट उंगली पकड़ के छोड़ने आए तो कितना खराब लगेगा ना, अयूब को खराब लगेगा पहली बात तो, है कि नहीं। अरे यूसुफ यार, वही बात, जज्बात समझ रहा ना तू, है ना, खराब लगेगा कि नहीं उसको। हाँ, वो टेंशन में कि अयूब कहाँ से आगे, बोले ये तो यूसुफ बोले, सर किसको किसकी बात कर रहे, के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ गया था। एनी हाउ, सुन मेरी बात ध्यान से, समझ रहे हो ना। तो देयर इज अ टाइम, आपको समझ में आ जाता है ऐसा करना है कर, तो वैसे ही अभी शुरू शुरू में तो मैं हर चीज आपको करके बता दूंगा, ऐसा ही ऐसा, एक टाइम के बाद में फ्लो होने लगोगे आप, अरे हाँ सर इसमें तो यही आया, अरे सर इसमें इसी है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ना एकदम स्लो स्लो, धीरे धीरे हर चीज। अभी आप नॉलेज को, आप क्या होता है, स्टेज होता है, स्टेज होता है, नॉलेज के स्टेज होते हैं। अभी आप जिस स्टेज पे होना है यूरियन, अब आप फिजिक्स की दुनिया में नर्सरी के स्टेज पे हो, समझ लो। तो वो नर्सरी की स्टेज पे आपको हाथ पकड़ के लिखाया जाता था, ए ऐसा लिखो, बी ऐसा लिखो, 3 लाइन 4 लाइन वाली बुक होती थी ना। भी उस स्टेज पे नहीं हो आप, समझ रहे हो? लेकिन अगर फिजिक्स में आप उसी स्टेज पे हो तो एकदम छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं, ओके। बाद में एक टाइम ऐसा आएगा मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बता रहे सर इसमें यही आने वाला है, ये स्टेप मत लिखो, समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन उसके लिए ना एवरीवन, पहले तो लेक्चर अटेंड करना पड़ता है रेगुलरली, दूसरा भैया होमवर्क करना पड़ता है, और तीसरा जो आगे होंगे टेस्ट्स, वो कंटिन्यूसली देना पड़ता है। बात समझ में आई एवरीवन, ओके। चलो नोटिस कर, लिख लो सब।